लोगों का मानना है कि मोदी जी तो हर बार आते हैं। मोदी जी तारानगर भी आए थे, फिर क्यों राजेंद्र राठौर हार गए? अब मोदी जी चूरू आए, तो क्या अब चूरू में जीत दर्ज हो पाएगी देवेंद्र झाझड़िया की? ऐसे तमाम सारे सवाल राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं। मोदी लहर है या नहीं? मोदी जी की रैलियां कोई परिवर्तन ला पाएगी या नहीं? सब कुछ डिटेल में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जितने मुंह उतनी बातें, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह के बातें हो रही हैं राजनीतिक गलियारों में, आम चौपाटियों पे कि मोदी जी तो तारानगर भी आए थे, फिर क्या हुआ, राजेंद्र राठौड़ क्यों हार गए थे और अब वो चूरू आए देवेंद्र झांझड़िया के लिए प्रदर्शन करने, माहौल बदलने। तो क्या वाकई में माहौल बदल पाएगा? इससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि इन दोनों रैलियों में भी क्या कोई अंतर आप समझ पाए हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि लोकसभा चुनाव की सबसे पहली राजस्थान की रैली प्रधानमंत्री मोदी की हुई थी कोटपुतली में। हम्म। और दूसरी ये रैली थी जो कि आज चूरू में हुई। चूरू की ये जो रैली थी वो कोटपुतली की रैली से कई ज्यादा लोग उसमें आए थे। कोटपुतली की रैली में भी जन सैलाब भयंकर उमड़ा था, लेकिन चूरू की रैली में और भी जबरदस्त माहौल था। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी से अगर कुछ फर्क नहीं पड़ता हम्म। तो क्या लोग अपना घर, अपना काम छोड़कर इस तादाद में आते? दूसरी समझने वाली बात यह है कि जैसे ही ये रैली सोशल मीडिया पर चलने लगी, एक कमेंट ऐसा था जो लगातार आ रहा था कि मोदी तो तारानगर भी आए थे, फिर क्या हुआ? हम्म। तो ये समझने वाली बात है कि मोदी के तारानगर आने में विधानसभा चुनाव के वक्त और मोदी के चूरू आने में। चुरू आने में लोकसभा चुनाव के वक्त रात और दिन का अंतर है। तब भीतर घात हुआ था बीजेपी के अंदरूनी आदमी के जरिए। घर का ही एक सदस्य भीतर घात कर रहा था और उस भीतर घात की वजह से बीजेपी हारी थी। घर का भेदी लंका ढाए जैसी लंका ढाई हो गया सिचुएशन। था, जिसे बाद में राजेंद्र राठौड़ ने जयचंद भी कहा और भी बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद में अब लोकसभा चुनाव आ गए, जब वो घर का भेदी बागी बन चुका, हम्म। जिसे अधिकतर वोट कमल के फूल की वजह से, बीजेपी के निशान की वजह से मिलते थे, वो वोट उनके जा चुके। और फिर बागी होने की वजह से, बगावत करने की वजह से विश्वास भी खो चुके। और अब खोया हुआ विश्वास, बने हुए बागी और कहीं ना कहीं भीतर घात करने वाली जो सारी काम थे उनके एक्सपोज होना, ये तीनों चीजों के साथ अब राहुल कसवा सबसे बड़ी चौथी चीज कर चुके हैं, जो कि है कांग्रेस में जाना। हम्म। तो तब के राहुल कसवा और अब के राहुल कसवा में ये चार चीजों का अंतर है। जी। और अब इन चार चीजों के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो फिर पहले के तारानगर आने में और चूरू आने में रात और दिन का अंतर हो जाता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि चूरू में कुछ लोग कोशिश कर रहे थे कि जातिगत किसी तरह का माहौल बनाया जाए, लेकिन सामने भी तो जाति है, ये वो लोग भूल गए थे। हम्म। आज जो सहानुभूति की लहर राहुल कसवा अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहे थे, उस लहर का बहुत ही मुंह तोड़ जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। क्योंकि ये आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब कहीं रैली करने आते हैं तो कितना बोलना है, कहां तक बोलना है, क्या क्या बोलना है, किस पर बोलना है, ये सारी चीजों का होमवर्क बेहतरीन तरीके से हुआ हुआ होता है। और वो जब बोलते हैं तो वो बोलने का पूरा काम माहौल बदलने वाला होता है। और आज जहर को जहर काटने वाला काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और सहानुभूति का के जिस एलिमेंट से राहुल कसवा काम कर रहे थे, उसका हम्म। तोड़ सहानुभूति से ही लिया है। और उन्होंने साफ साफ कहा है जी। कि दिल्ली से आया नरेंद्र, वोट मांगना देवेंद्र, वोट मांगने के लिए देवेंद्र के लिए।
नरेंद्र, देवेंद्र, ये एक राइमिंग बनाकर उन्होंने जो लोगों से अपील की, वो साफ तौर पे एक अपील थी कि एक गरीबी से उठा हुआ शख्स, जो कि जाट जाति का ही है, ये बोला नहीं उन्होंने, लेकिन ये समझने वाली बात थी। एक गरीबी से उठा हुआ शख्स पूरे देश का नाम रोशन करता है और उनकी माँ की आंखों में एक अलग किस्म की चमक होती है और आगे उनसे और भी ज्यादा होप्स और भी ज्यादा उम्मीद होती है। उस माँ की आंखों को देखकर, उस गरीब माँ की आंखों को देखकर मैंने देवेंद्र को टिकट दिया, ये प्रधानमंत्री ने बोला। इससे एक बात तो साफ हो गई कि वो लोग जो विरोध कर रहे थे या वो लोग जो कस्बा के साथ थे, उन्हें ये समझ में आ गया कि सामने भी जाट ही है और वो जाट जो है वो गरीबी से उठा हुआ जाट है। देखिए वो पॉलिटिकल खानदान से नहीं है जिसको जी। चार बार, पांच बार, छह बार टिकट मिल चुके हैं पूरे खानदान को, और एक बार टिकट नहीं मिला तो तिलमिला उठे वो बुरी तरह से, वैसे वो नहीं है। इन दोनों शख्सियत में भी दिन रात का अंतर है। राजन राठौड़ भी काफी तेज तर्रार नेता है बीजेपी के, लेकिन फिर भी जिस शालीनता के साथ उन्होंने हार को स्वीकार किया और अपनी पार्टी के साथ डटे हुए हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ देखिए है। राजेंद्र राठौड़ तो है ही, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो देवेंद्र झांझड़िया जो है, उनकी माँ की आंखों में क्या सपने थे, उनको कैसे टिकट दिया, उस पर हो रही है। और मैं सच बता रहा हूँ कि देवेंद्र झांझड़िया जो सामने खड़े हैं वो भी जाट है। ये कहीं ना कहीं मोदी जी ने अपनी इस पूरी बैठक से समझा दिया और ये बैठक हर तरीके से चीजें बदलने वाली होगी। सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि जो लोग सोशल मीडिया में होते हैं उससे कई ज्यादा लोग, कई परसेंटेज ज्यादा लोग वोट देने वाले होते हैं। जी, लेकिन सोशल मीडिया पर जो भी राहुल कसवा ने जब बागी स्टैंड लिया और फिर उसके बाद जो माहौल बनाया, तो क्या उस माहौल की काट कर पाएगी नरेंद्र मोदी जी की ये रैली? मैं वही बता रहा हूँ, और सोशल मीडिया में जो लोग माहौल बनाते हैं वो उससे भी कम होते हैं जितने लोग सोशल मीडिया पे होते हैं, और कमेंट करने वाले तो और भी कम होते हैं। तो ये जो कमेंट कर रहे हैं, ये हो सकता है पूरी आईटी टीम हो राहुल कसवा की या और जो लोग हो, लेकिन इससे साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी की सभा में जो लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी को जो सुनने वाले लोग हैं, वो लोग जो वोट करने जा रहे हैं ये सोचकर कि हम देश में एक सरकार बनाएंगे और उसे वोट करेंगे जो सरकार बनाएगा, वो लोग इन सब चीजों से इफेक्ट नहीं होते कि कौन क्या कमेंट लिख रहा है। वो इफेक्ट होते हैं उन बातों से जो उन बातों में तथ्य है। और तथ्य ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चूरू में भले ही राहुल कसबा का टिकट काटा, क्योंकि बार बार उन्हें टिकट मिल चुका था ऑलरेडी, लेकिन साथ ही उन्होंने ऐसे शख्स को टिकट दिया जो एकदम देश का नाम रोशन किया है, जो गरीबी से उठा है, जो विशेष योग्यजन है, विशेष योग्यजन होते हुए ओलंपिक में मेडल लाया है, और वो भी जाट ही है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को ये लगना चाहिए, जो कि विधानसभा चुनावों से ही लगते हुए शुरू हो गया, कि अगर वसुंधरा 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बन गई तो मुख्यमंत्री सीट पर उनका कोई कब्जा नहीं हो चुका है। इसी के साथ-साथ बीजेपी ने परिवारवाद की जो परिपाटी है, उसको पूरी तरह से तोड़ने का काम भी इस बार के टिकट वितरण में किया है। सिर्फ चूरू ही नहीं है, कई जगह पर आपने देखा होगा कि परिवारवाद को साइड में रखकर इन्होंने नए चेहरों को मौका दिया है और महिलाओं को मौका दिया है जो और ये चीज लोग जानते हैं कि बार बार राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करके और सारी परिवारवाद वाली पार्टियां को मिलाकर इंडिया गठबंधन बना के जो कर रहे हैं, उसी वजह से वो कांग्रेस के विरोध में है। तो भाजपा तो उस परिवारवाद को और काट करते हुए काट कर रही है, और इसी वजह से राहुल कसबा को टिकट नहीं मिला। लेकिन इतनी बार टिकट मिलने के बाद एक बार अगर टिकट नहीं मिलता तो बड़ा दिल रखना चाहिए था, और कम से कम ये बात मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, सामने अगर ऐसा जाट हो जो देश का नाम अपनी गरीबी से उठकर रोशन किया हो, सामने अगर ऐसा जाट हो जो विशेष योग्यजन होते हुए देश के लिए मेडल ला रहा हो, सामने अगर ऐसा जाट हो जो बस आप सबसे मोहब्बत चाहता हो, उस जाट की काट करने के लिए राहुल कसबा खड़े हो गए, ये कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा निंदनीय और है। इसकी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं अपने वीडियोस में कि एक जाट जाति में इतना बिखराव है कि अपना
अपने समाज से उठकर आने वाले को वो लोग सपोर्ट ही नहीं ये करते। बिखराव क्रिएट किया जा रहा है राहुल कस्वा द्वारा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो जाट वोटर है वो जानते हैं कि देश का नाम रोशन करने वाला, विशेष योग्यजन होते हुए इतना देश को आगे बढ़ाने वाला, इतना गरीबी से ऊपर उठने वाला उनका जो जाट भाई है, उसके काट में अगर कोई खड़ा हो रहा है तो वो काट होने नहीं देंगे। क्योंकि जाट नेताओं में भले ही कितना बिखराव हो, जाट जनता जो है वो बहुत समझदार है, सब समझती है। और न सिर्फ जाट जनता, और भी जो चूरू की जनता है वो जानती है कि देवेंद्र झांझड़िया एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व है, और सरल व्यक्तित्व होते हुए देश का नाम रोशन करने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी ऐसे शख्स को उठा रहे हैं तो वो एक भलाई का काम कर रहे हैं। और यकीन मानिए, ये ऐसे सारे जो कदम होते हैं उनसे नीचे वाले तमाम कार्यकर्ताओं की आंखें चमक जाती है कि आज देवेंद्र का नंबर आया है, कल शायद मेरा भी आ जाएगा। और वो कार्यकर्ता, जनता के भी वो लोग जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, अपना दमखम दिखाना चाहते हैं, अपनी नेतृत्व क्षमता बताना चाहते हैं, उन सब की आंखों में भी चमक आ जाती है कि अगर नीचे से उठकर एक बंदा सांसद बन सकता है तो नंबर हमारा भी आ सकता है। जी, और कहीं न कहीं ये मैसेज पंक्ति में खड़े आखिरी कार्यकर्ता तक तो पहुँचा ही है, जनता तक भी पहुँचा है। और देखिए, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। अगर आप एक घिसी-पिटी परिपाटी पर चलते जाते हैं, तो कुछ रोचक नहीं रहता है और अपने नियमों में बदलाव ये करना चीज ही। लोग समझते हैं चेतना कि जी। 15-20 सालों से एक पार्टी जो एक अपने परिवार के वंश का कहीं न कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही है और ज़बरदस्ती उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है। ऐसे राहुल गांधी के बारे में भी लोग जानते हैं। और लोग ये भी जानते हैं कि कौन नए लोगों को लाना चाह रहा है, एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना रहा है, एक पैरा ओलंपियन को चूरू का सांसद बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीजें लोग समझते हैं, बदलाव नियम है, बदलाव राजनीति में आएगा तो तभी देश आगे बढ़ पाएगा। और शायद विकसित भारत का जो नारा दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, वो नारा भी तभी सही हो पाएगा। और ये है वो बड़ा अंतर जो आप समझना चाहते हैं, और आपको समझना भी चाहिए कि नगर वाली रैली और चूरू वाली रैली में कितना बड़ा अंतर है। एक और अनहर्ड मैसेज है, जी, एक अनसुना मैसेज है, जो चूरू से लेकर पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर आज दिन तक के प्रचार से लेकर हर बार बहुत ही अंडरलाइन करके सामने आ रहा है। और वो मैसेज ये है कि अगर कोई भी ये गलती कर रहा है, ये समझने की कि राजनीति उनकी भगौती है, तो इस गलती को भ्रम बना के भूल जाएं। क्योंकि ऐसा नहीं है, और राजनीति किसी की भगौती नहीं है। भारत की लोकतंत्र की ये क्षमता है कि वो आज जो कुर्सी को अपना घर समझ रहे हैं, उनको घर भेजकर कुर्सी पर किसी क्षमतावान लेकिन नीचे से उठे हुए कार्यकर्ता को ला सकता है, जो दर्द समझे, दुख समझे उस शख्स का जो गरीबी से पीड़ित है, जो नीचे अंतिम पंक्ति में है। और कहीं न कहीं ये जो बदलाव हो रहे हैं, ये बहुत अच्छे के लिए हो रहे हैं, बहुत आगे जाने वाले हो रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि जनता आज की जो सोशल मीडिया पर है, वो बहुत समझदार है, वो सब कुछ जानती है, वो ये सब कुछ देख भी रही है। तो ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट के जरिए। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।